आरएमएस टाइटैनिक के डूबने का 110 साल लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन आज भी इसकी दुखद कहानी दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तकरीबन 2200 लोगों में से 700 लोगों की ही जान बच पाई थी, जो अपने साथ हुए घटना को दुनिया को बताने के लिए सरवाइव कर गए थे। वैसे तो कई लोग उस रात को याद कर कुछ भी बात नहीं करना चाहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाई है। तो चलिए जानते हैं सर्वाइवर की आंखों देखी दास्तां। जैक थायर। 17 साल के जैक टाइटैनिक के एक फर्स्ट क्लास पैसेंजर थे और अपने पेरेंट्स के साथ वो पेरिस में छुट्टियां बिताने के बाद वापस इंग्लैंड जा रहे थे कि बीच में टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गई और इस भगदड़ में वो अपने माता पिता से बिछड़ गए। और फिर वो बोर्ड के एक यात्री मिल्टन के साथ फिर उस डूबती हुई टाइटैनिक में लंबे समय तक रहे। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइटैनिक का आखिरी हिस्सा पानी में डूबने लगा, तब जैक और मिल्टन ने डिसाइड किया कि वो रेलिंग को छोड़कर पानी में जंप कर जाएंगे, और मिल्टन पानी में पहले कूद गए, जिसके बाद मिल्टन को जैक ने दोबारा कभी नहीं देखा। अब जैक भी अटलांटिक की बर्फीली पानियों में थे। धीरे धीरे टाइटैनिक का फनल जो बाहर था वो अब डूब रहा था, जिससे सक्शन हुआ और जैक पानी के अंदर खींचे चले गए। और जब वो बाहर आए तब उन्होंने खुद को कोलैप्सिबल बी के पास पाया, जो कि एक लाइफ बोट थी, लेकिन जल्दी जल्दी में वो पानी में उल्टा गिर गया था। किसी तरह से जैक उस पर चढ़ तो गए, लेकिन अब वो उस भयानक दृश्य को अपनी आंखों से देखने जा रहे थे। टाइटैनिक 2 घंटे के बाद गहरे काले ठंडे पानी में समा चुकी थी। पहले तो सब शांति था, लेकिन जल्द ही उनके इर्द गिर्द दूर दूर तक फैले 1500 लोगों की रोने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जो बहुत देर तक सुनाई देता रहा और फिर धीरे धीरे कम होकर बंद हो गया। और इस घटना का सबसे भयानक हिस्सा तो ये था कि कोई भी लाइफ बोट किसी को भी बचाने वापस नहीं आई। दूसरी सुबह कारपेथिया ने उन 2208 लोगों में से 712 लोगों को रेस्क्यू किया, जिसमें जैक की मां भी एक सर्वाइवर थी, लेकिन उनके पिता सर्वाइव नहीं कर पाए थे। आगे जाकर जैक थायर एक सक्सेसफुल इंसान बने, लेकिन उस डरावनी रात ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा और 51 साल की उम्र में उन्होंने अपने बेटे एडवर्ड को वर्ल्ड वॉर 2 में खोने के बाद आत्महत्या कर लिया था। सेकेंड क्लास पैसेंजर द कोलर फैमिली। हार्वे और चार्लोट कोलर अपनी 8 साल की बेटी मार्जोरी के साथ इंग्लैंड के अपने घर को छोड़कर जोलाहा फार्म की तरफ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे थे, जिसके लिए उन्होंने टाइटैनिक से यात्रा करने का सफ़र शुरू किया। जब टाइटैनिक क्वींसटाउन में और पैसेंजर को चढ़ाने और मेल पोस्ट करने रुकी, तब उन मेल में एक हार्वे ने भी अपने माँ बाप को मेल किया था, जिसमें उन्होंने शिप की तारीफ और चिंता न करने की बात कहा था, और ये भी कहा था कि वो दूसरा खत न्यूयॉर्क पहुंचकर लिखेंगे। और फिर संडे रात 11:40 में टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गई और जल्दी जल्दी सभी जान बचाने के लिए लाइफ बोट की तरफ भागे। वहाँ सब कह रहे थे लेडीज़ और बच्चे पहले बैठेंगे, तो ना चाहते हुए भी एक आदमी ने चार्लोट को हार्वे से अलग कर लाइफ बोट में बैठा दिया। हार्वे तो खुद परेशान थे ही, लेकिन उन्होंने चार्लोट को कहा कि बहादुर बनो और अपनी जान बचाओ, मैं दूसरे बोट में बैठ जाऊंगा। लेकिन हार्वे को कहीं सीट नहीं मिला, उनकी जान इस दुर्घटना ने ले ली। घटना के 1 सप्ताह बाद चार्लोट और मार्जोरी न्यूयॉर्क पहुंचकर उन्होंने हार्वे के माता पिता को ये खत लिखा, जो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आप इस वीडियो को पॉज कर इसे ज़रूर रीड कीजिए। चार्लोट ने इस लेटर में हार्वे की मौत की खबर, जो एक अच्छे हस्बैंड और उससे भी ज़्यादा इस दुनिया के बेस्ट बेटे को खोने की बात को उन्होंने लिखा था। थर्ड क्लास पैसेंजर रोडा अबॉट। रोडा अबॉट अपने 2 टीनेज बेटे रॉसमोर और यूजीन के साथ अमेरिका वापस लौट रही थी। ये परिवार दुर्घटना के वक्त टाइटैनिक के डूबने के आखिरी वक्त तक रस्सी के सहारे तिरछे स्टंट को पकड़कर खुद को बचाने का उन्होंने पूरा कोशिश किया, और आखिरी वक्त में उन्हें कोलैप्सिबल सी लाइफ बोट में जगह मिल गई। लेकिन 13 और 16 साल के उनके बेटे जान बचाने के हिसाब से थोड़े बड़े थे, तो उन्हें बोट में बैठाने से साफ मना कर दिया गया, और उस जगह पर व्हाइट स्टार लाइन के डायरेक्टिंग मैनेजर ब्रूस इसमें कूद कर बैठ गए, जिस वजह से रोडा अबॉट भी लाइफ बोट में नहीं बैठ सकी। और वो वक्त आ गया जब वो टाइटैनिक को पकड़कर नहीं रह सकते थे और डेक से वो कूद गए। रोडा किसी तरह से कोलैप्सिबल ए लाइफ बोट तक पहुंच गई और वो उस बोट में अकेली थी, लेकिन बेचारे अपने दोनों बेटों को बचा ना सकी। उनकी जान तो बच गई, लेकिन वो इस सदमे से बाहर कभी नहीं निकल पाई।
और बीमारी, गरीबी और अकेले जीते हुए साल 1946 में उनका निधन हो गया था। टाइटैनिक ऑर्फन्स। माइकल और एडमंड नवरत्न को टाइटैनिक ऑर्फन्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो अपने डिवोर्स पिता के साथ इंग्लैंड से अमेरिका नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे थे। जब टाइटैनिक आइसबर्ग के साथ टक्कर हुआ तब मिस्टर नवरत्न ने अपने दोनों बेटों को आखिरी लाइफ बोट कोलैप्सिबल डी जो सक्सेसफुली लॉन्च हुई थी उसमें बैठा दिया और उससे पहले उन्होंने अपने बड़े बेटे माइकल से आखिरी शब्द कहा, बेटा जब तुम्हारी माँ तुम्हें लेने आएगी, जो मुझे यकीन है कि वो आएगी, तब उससे कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और इसी के साथ नवरत्न ब्रदर लाइफ बोट में बैठकर निकल गए और उनके पिता की लाश मैके बेनेट जहाज ने रेस्क्यू किया। लेकिन अब ये दोनों मासूम पीछे अकेले बच गए थे उस लाइफ बोट में, जहाँ फर्स्ट क्लास के एक पैसेंजर ह्यूग वुलनर ने उन्हें बिस्किट खिलाया और दूसरी सुबह कारपेथिया ने उन्हें रेस्क्यू कर लिया। अब चूंकि ये बच्चे इंग्लिश नहीं जानते थे तो उन्हें उनके गार्डियन का एड्रेस का पता कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था और वो तो सारी कहानियों से अनजान अपने नए खिलौने बोट के साथ खेलने में बिजी थे। उनका फोटो सब जगह न्यूज़पेपर में छपवाया गया और तब उनकी माँ को अपने बेटों का जिंदा होने का पता चला और 16 मई 1912 को वो अपनी माँ से मिल पाए जो उन्हें ओशियाना जहाज में बिठाकर वापस फ्रांस ले गई। एनी मैक गोवन। साल 1912 में जब एनी अपनी आंट के साथ ट्रैवल कर रही थी तब वो मात्र 15 साल की थी और इस दुर्घटना पर बात उन्होंने 86 साल की उम्र में किया। उस खौफनाक मंजर को याद कर वो कहती हैं कि जान बचाने के लिए कोई भी कुछ भी कर देने को तैयार था। औरतें अपने हस्बैंड को छोड़कर जाना नहीं चाह रही थी। वहीं दूसरी तरफ गोलियां चलने की आवाज़ें आ रही थी क्योंकि जान बचाने के लिए कुछ आदमी औरतों की तरह ड्रेसअप होकर आ रहे थे जिन्हें लोग शूट कर दे रहे थे। एनी के लाइफ बोट में लोग जाने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे और उसी बीच एक आदमी ने कहा कि मुझे लाइफ बोट में आने दो, मैं बोट में बैठे हर एक व्यक्ति को अच्छे पैसे दूंगा। और फिर एनी के लाइफ बोट में उस आदमी को जगह मिल गया। लॉरा मेबल फ्रैंकेटेली। लॉरा एक 30 साल की सेक्रेटरी थी और उन्होंने दूसरी सुबह कारपेथिया की रेस्क्यू करने की बात लोगों से अब शेयर किया है। 4 मील दूर से हमें कारपेथिया जहाज की लाइट दिख रही थी। हम लोग और तेजी से अपनी बोट को उसकी तरफ ले जाने लगे और उस पहाड़ जैसे आइसबर्ग को पार कर आखिरकार 6:30 बजे कारपेथिया ने हम सभी को उठाना शुरू किया। कारपेथिया के सामने हमारा बोट एक जायंट के सामने चूटी की तरह लग रहा था और फिर मेरा टर्न आया। उन्होंने रस्सी नीचे किया और मैं उसमें बैठ गई। मुझे उस समय इतना डर लग रहा था कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। सोचिए, समुद्र के ऊपर मैं रस्सी के सहारे झूल रही थी। फिर एक मजबूत हाथों ने मुझे सहारा देकर ऊपर चढ़ाया और मैं सुरक्षित थी। मॉली ब्राउन। मॉली ब्राउन के नाम से तो हम सभी चर्चित हैं। ये एक अमीर अमेरिकन माइनिंग बिजनेसमैन की पत्नी थी जो न सिर्फ अपनी अमीरी का भरपूर आनंद उठा रही थी बल्कि अपने पैसों को वो दूसरों की सेवा में भी लगा रही थी, खासकर महिलाओं और बच्चों की हक और उनकी शिक्षा पर। लेकिन वो चर्चा में तब आई जब 1997 में टाइटैनिक मूवी में मॉली ब्राउन के कैरेक्टर को दिखाया गया। उन्होंने अपनी सर्वाइवर की कहानी में कहा था कि उन्हें लाइफ बोट नंबर 6 में सीट मिल गई और हड़बड़ाकर बोट में जगह खाली रहने के बावजूद वो लोग डूबते हुए टाइटैनिक में कई लोगों को पीछे मरने के लिए छोड़कर जा रहे थे। तभी मॉली ब्राउन ने क्वार्टर मास्टर से बोट को वापस टाइटैनिक की तरफ मोड़ने को कहा ताकि कुछ और लोगों को बोट में बैठाया जा सके और साथ में धमकी भी दे दी कि अगर वो बोट को वापस नहीं मोड़ेंगे तो वो उन्हें बाहर धकेल देंगी। लेकिन इस बात की साफ जानकारी नहीं है कि क्या वाकई में उनका बोट लोगों को बचाने के लिए मुड़ा था या नहीं। हादसे के बाद मॉली ब्राउन ने एक टीम बनाई जिसके लोग टाइटैनिक की दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुके लोगों के शरीर को दफन करने का काम कर रहे थे और साथ ही उन्होंने कारपेथिया जहाज के कैप्टन आर्थर रोस्ट्रॉन को सिल्वर कप से भी नवाजा। कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। कैप्टन एडवर्ड टाइटैनिक शिप के कैप्टन थे जो शिप के साथ ही डूब गए, लेकिन उन्होंने लोगों को बचाने के लिए टाइटैनिक के वाटर टाइट सील दरवाजों को बंद कर दिया जिससे शिप कम से कम 2 घंटे के अंदर पानी में डूबी थी। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो शिप आइसबर्ग वाले साइड से डूबती और लुढ़क कर बहुत जल्दी समुद्र में समा जाती। और दूसरी तरफ उन्होंने सभी पैसेंजर्स को लाइफ बोट में जगह दिलाने का भी काम किया। ऐसा माल्टे नाम के एक ऑथर ने अपनी टाइटैनिक डिजास्टर की बुक में लिखा है
कि कैप्टन को लाइफ बोट में जगह मिल गई थी, लेकिन उन्होंने उस सीट को एक पैसेंजर को दे दिया और खुद एक हीरो की तरह सभी के दिलों में जिंदा रह गए। मिल्वीना डीन टाइटैनिक की आखिरी जीवित सर्वाइवर थी, जिनका 97 साल की उम्र में निमोनिया से देहांत हो गया था। टाइटैनिक के हादसे वाली रात मिल्वीना मात्र 2 महीने की थी जब टाइटैनिक डूबा। वैसे तो डीन फैमिली टाइटैनिक से यात्रा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो शिप आम आदमी के हिसाब से बहुत महंगा था, लेकिन उस वक्त कोयले पर स्ट्राइक लगा हुआ था, तो उन्हें मजबूरन टाइटैनिक के 3rd क्लास में यात्रा करना पड़ गया। 14 अप्रैल 1912 को जैसे ही टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराई थी, तब मिल्वीना के पिता ने फौरन जांच पड़ताल की और केबिन में आकर अपनी पत्नी से कहा कि बच्चों को तैयार कर लो और जाकर डेक में मेरा इंतज़ार करो। मिल्वीना डीन अपनी माँ और भाई के साथ लाइफ बोट में बैठी और उनकी लाइफ बोट सबसे पहली थी जो टाइटैनिक से नीचे लॉन्च की गई थी, और पीछे बेचारे डीन उस डूबती जहाज़ के साथ समुद्र में डूब गए थे, क्योंकि उन्हें कहीं जगह नहीं मिल पाया था। टाइटैनिक की सर्वाइवर्स की कहानियाँ यहीं तक थी। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।